ਅੱਜ ਦੇ इस लैक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्कस करांगे इलैक्ट्रिकल डिज़ाइन ऑफ ओवरहेड लाइनस। ਇਹਦੇ 'ਚ कवर हो जाएगा कि लाइन ਦੇ कॉन्सटेंट ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ट्रांसमिशन लाइन ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ स्किन इफैक्ट, प्रॉक्सिमिटी इफैक्ट इस टॉपिक ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ कवर करांगे। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ दूसरा टॉपिक ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइनस ਤੇ थर्ड टॉपिक ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम HDC ਤੇ AC डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ही कवर करांगे। तो जिन्होंने अज तक चैनल को सबसक्राइब नहीं किया वो चैनल को सबसक्राइब कर लैन। तो डिस्क्रिप्शन सैक्शन के तुहानू ऐप तो टैलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तुसी टैलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन कर सकते जे। तो स्टार्ट करते हैं सब तो पहला कॉन्सटेंट ऑफ ट्रांसमिशन लाइनस। कॉन्सटेंट ऑफ ट्रांसमिशन लाइनस हुण हुंदा की है कि ट्रांसमिशन लाइन है जिहड़ी, ठीक है, जिहड़ी साडे कोल ट्रांसमिशन लाइन है। ट्रांसमिशन लाइन का मतलब की है कि जनरेटिंग स्टेशन के उत्ते इलैक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रही है। ओके, तो जनरेटिंग स्टेशन कोई भी हो सकता है, ये थर्मल पावर प्लांट भी हो सकता है, हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर प्लांट भी हो सकता है, न्यूक्लीयर पावर प्लांट भी हो सकता है। उस तो बाद इलैक्ट्रिकल एनर्जी नूं असीं ट्रांसफर करना है, ट्रांसमिट करना है। ओके, ट्रांसफर नहीं ट्रांसमिट करना है। कित्थों? जनरेटिंग स्टेशन टू लोड सेंटर। जनरेटिंग स्टेशन टू लोड सेंटर ये किहदे थ्रू करांगे, की किहड़ा मीडियम यूज़ करांगे आपां? इहदे विच कंडक्टिंग मीडियम मतलब वायरस कंडक्टर आपां यूज़ करांगे। ठीक है, हुण जिन्ने भी मटीरियल हैगे ने बेसिक ऑफ इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दे विच मैं कल्ली कल्ली डेफिनेशन भी तुहानूं समझाई है। जिन्हां ने अजे नहीं बेसिक ऑफ इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की वीडियो देखी हो तुसीं देख लिओ। हुण जदों इलैक्ट्रिकल एनर्जी नूं जनरेटिंग स्टेशन तो लोड सेंटर तक ट्रांसमिट करना है, किहदे थ्रू करांगे? कंडक्टर के थ्रू करांगे। हुण जिहड़ा कंडक्टर होएगा, ठीक है, उस कंडक्टर दे विचों जदों करंट फ्लो करेगा वो कोई ना कोई रजिस्टेंस करंट नूं देगा। ठीक है, करंट नूं पास ईजली नहीं होएगा, करंट पास कोई ना कोई तो होएगी रजिस्टेंस, भावें ना मात्र ही क्यों ना होवे। बट जिहड़ी ना मात्र रजिस्टेंस होएगी, हुण जिहड़ी वोल्टेज आपां कह लो कि जां इलैक्ट्रिकल एनर्जी नूं ट्रांसमिट करना है वो 1-2 किलोमीटर तक तो होनी नहीं है। ठीक है, वो कितनी आ 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर इन्नी दूरी तो होएगी। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਸੈਂਡਿੰਗ ਐਂਡ ਵੋਲਟੇਜ ਤੇ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਐਂਡ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ, ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਕਰਕੇ। ਓਕੇ, ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਏਸੀ। ਹੁਣ ਏਸੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, 3 ਤਾਰਾਂ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਤਾਰਾਂ ਹੀ है ना, 3 फेज सिस्टम आप यूज़ करते पे हैं। हुण जिहड़ियां 3 तारां ने, कैपेसिटर भी तुहानूं दस्सिया ही, कैपेसिटर की हुंदा है 2 कंडक्टिंग प्लेट्स ते विचकार इंसुलेटिंग मटीरियल, उहनूं की कह दांगे कैपेसिटर कह दिंदे आ। हुण इत्थे भी वेखो ना, हुण आ जिहड़ा करंट फ्लो करदा पिया जिहड़े कंडक्टर दे विच, ओह कंडक्टर ही है ना, मतलब कंडक्टिंग मीडियम ही है ना। कैपेसिटर की ही 2 कंडक्टिंग मीडियम ने। ठीक है, 2 कंडक्टिंग मीडियम ने, एक किहड़ा, एक ये वाला, एक ये वाला, विचकार डाइलैक्ट्रिक मटीरियल। डाइलैक्ट्रिक ते इंसुलेटर सेम हुंदे ने, बट सारे जिहड़े इंसुलेटर ने वो डाइलैक्ट्रिक नहीं हुंदे। ठीक है, तो मैं आपां नैक्सट कदी डिस्कशन करांगे इस टॉपिक दे उत्ते। हुण तुसीं देखो कि विचकार की है, इहदे विचकार है एयर, तो एयर भी डाइलैक्ट्रिक मीडियम है। तो ये की बन गया, इन्हें कैपेसिटर की फॉर्म लै लीए। ठीक है, कैपेसिटर बन गया एक तरीके दे नाल। ਇਹਦਾ मतलब लाइन ਦੇ ਵਿੱਚ कैपेसिटेंस भी होएगी कोई ना कोई। क्लीयर? ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੰਡਕਟਰ यूज़ करते पे हैं, वो कंडक्टर ਕਿਹੜਾ यूज़ करते पे, वो ACSR कंडक्टर यूज़ करते पे हैं। ACSR ਦਾ मतलब ਕੀ ਆ, ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ स्टील ਦੀ ਵਾਇਰ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਸਾਈਲ ਸਟਰੈਂਥ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗੀ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਗੀ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀਆਂ। ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕੰਡਕਟਰ ਹੋਏਗਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਆ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਪੇਟਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਲਕਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦੇਗੀ? ਫਲਕਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਡਕਟੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਆ, ਲਾਈਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਵੀ ਪੋਜੈਸ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾਮ ਲਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਲਿਆ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਨਾਮ, एक लिया इंडक्टेंस का नाम, तो एक लिया कैपेसिटेंस का नाम। ये तिन्ने की ने? ये तिन्ने ने कॉन्स्टेंट्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ये ट्रांसमिशन लाइन दे कॉन्स्टेंट ने। क्लीयर हो गया ना?
कांस्टेंट की है, कोई मतलब घबराने वाली गल नहीं है, सिंपल रजिस्टेंस आ, करंट के रस्ते च रुकावट है, दो कंडक्टर पैरेलल चलते पे ने, उन्हें की है कैपेसिटेंस जी वो करके आ जाएगी। फिर जो कंडक्टर है वो स्ट्रैंडेड कंडक्टर यूज़ किया जो वो करंट फ्लो करेगा, कोई ना कोई इंडक्टेंस देगा सानू। ओके, तो उस तो बाद जी साड़ी लाइन है वो किस तरीके नज़र आएगी, वो इस तरीके नज़र आएगी कि ट्रांसमिशन लाइन दे विच जिहड़ी रजिस्टेंस ते इंडक्टेंस है वो सीरीज़ दे विच होएगी, ठीक है। ओके, तो जिहड़ी इहदी कैपेसिटेंस होएगी वो पैरेलल दे विच होएगी, ठीक है, पैरेलल दे विच होएगी दो लाइनां दी। क्लीयर हो गया स्टूडेंट्स? आ मतलब मॉडल बनेगा ट्रांसमिशन लाइन का। आप ज़्यादा नहीं डीप जावांगे, जे ज़्यादा डीप गए तो फिर तो इसे टॉपिक ते ही अड़े रहांगे। सो मेन मोटिव की है इस लैक्चर का कि तुहानू नॉलेज मिल जाए कि ट्रांसमिशन लाइन के कॉन्सटेंट किहड़े-किहड़े ने। आपां हुण फिर रिकॉल करते हैं रजिस्टेंस। करंट के रस्ते दे विच रुकावट नूं रजिस्टेंस कहंदे ने। हुण इत्थे की है लाइन कंडक्टर ट्रांसमिशन लाइन दे विच कंडक्टर यूज़ करते पे हैं, कल ही यूज़ करते पे हैं। करंट नूं वो जनरेटिंग स्टेशन जिहड़ा वा उत्थे जे किते मान लो हाइड्रो इलैक्ट्रिक की गल करिए, वो पहाड़ां दे विच प्लांट लगा होया है, उत्थों हुण जिथे तुसीं बैठे जे उत्थों तक करंट आ रहा है, उत्थों तक मतलब तुहानूं इलैक्ट्रिकल एनर्जी जिहड़ी मिलदी पई है वो कंडक्टर के थ्रू ही आ रही है। हुण जिहड़ा कंडक्टर रजिस्टेंस दे रहा करंट के रस्ते दे रुकावट दे मतलब करंट के रस्ते दे विच जिहड़ी रुकावट पा रहा है मतलब प्रॉपर्टी कंडक्टर की, उन्होंने कहते हैं रजिस्टेंस कहते हैं। हुण डिपेंड किते करेगी, डिपेंड करेगी रजिस्टिविटी ऑफ द मटीरियल, लेंथ, कि जिन्नी ज़्यादा लेंथ होएगी उन्नी ज़्यादा रजिस्टेंस होएगी, ठीक है। इनू इक्वल कर लेने क्योंकि ये जिहड़ा ये है ना, इनू कहते हैं स्पैसीफिक रजिस्टेंस, स्पैसीफिक रजिस्टेंस, इनू रजिस्टिविटी भी कहते हैं। सो ये कॉन्सटेंट होने करके ना, कॉन्सटेंट होने करके इनू इक्वल टू करता आपां। एक ही है एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन, जिन्ना मोटा कंडक्टर होएगा उन्नी रजिस्टेंस घट होएगी। ओके, रजिस्टेंस का पता लग गया ना। नैक्सट है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस का वही तुहानूं दस्सिया वा कि जदों अल्टरनेटिंग करंट जिहड़ा वा फ्लो करता पिया कंडक्टर दे विचों। हुण अल्टरनेटिंग करंट का मतलब की है, उहदे च करंट जिहड़ा चेंज हो रहा है, ठीक है, दी डायरैक्शन दा मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, इस करके की उह फ्लक्स सैटअप हो जाएगी कंडक्टर दे विच, ठीक है। ड्यू टू दीज फ्लक्स लिंकेज द कंडक्टर पोजैस इंडक्टेंस। कंडक्टर जिहड़ा वा वो इंडक्टेंस जिहड़ी है उहदे च आ जांदी है। इनू आपां किस तरीके नाल करांगे, फाई बाय आई, जिन्ना करंट ते एक ही है फ्लक्स। हुण इहदे विच एन फाई होना ही, वैसे एन फाई बाई आई होना ही, तो एन की वैल्यू मान ली 1 कि मतलब एक कंडक्टर की गल की है। ओके, ये हो गया इंडक्टेंस। नैक्सट आ गया कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस हुण कैपेसिटेंस की होएगा, क्यू बाय वी। हुण एयर जिहड़ी चार्ज होएगी, ठीक है, जिवें कि मैं तुहानूं पहलां दस्सिया ही कि दो कंडक्टिंग सरफेस ने, ठीक है, जिहड़ियां दो कंडक्टर ने उन्होंने सैपरेट किया होया डाइलैक्ट्रिक मीडियम दे नाल, वो कैपेसिटर बन गया है। ओवरहेड लाइन दे विच किहना सैपरेट किया हुंदा वा, एयर दे नाल। दो कंडक्टरां दे विच की होएगी, एयर होएगी, तो यह भी एक तरह का कैपेसिटर बन जाएगा, ठीक है। तो जिहड़ी कैपेसिटेंस हुंदी आ ये डिस्ट्रीब्यूट होएगी सारी लेंथ के उत्ते ही, ठीक है, जित्थों तक लेंथ जाएगी वो सारी मतलब कैपेसिटेंस सानूं देई जानी है उस लाइन ने, ठीक है। कैपेसिटेंस फिर किहदे इक्वल होगी, चार्ज बाय वोल्टेज ते, ठीक है, जिन्ना मतलब क्यू की है चार्ज ऑन दी लाइन, ते ये की है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी कंडक्टर्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी कंडक्टर्स। ओके, क्लीयर। नैक्सट आ गया स्किन इफैक्ट। स्किन तो की समझते जी, स्किन तुसीं वर्ड बड़ी बार सुनिया वा। हुण मतलब जे अपनी गल करिए, साडी भी कोई ना कोई स्किन है, स्किन दा मतलब पता चल गया ना स्किन की हुंदी है। हुण स्किन इफैक्ट की है, ठीक है, स्किन का तुहानूं हुण पता चल गया। जिद्दां मान लो साडी बॉडी है, जिहड़ा साडा मास है, उपरली सतह है शरीर की, उहनूं आपां कहने आ स्किन कहने आ, ठीक है, उहनूं की कहने आ स्किन कहने आ। हुण स्किन इफैक्ट की हो गया, स्किन इफैक्ट ये हो गया कि जिहड़ा करंट है, जिहड़ा करंट है, करंट कित्थों आ रहा है, जनरेटिंग स्टेशन तो कित्थे जा रहा है, लोड सेंटर ते। क्लीयर, जा कित्थे रहा है, लोड सेंटर ते। मतलब साडे घर दे विच भी सानूं इलैक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, हुण सानूं नहीं पता जिहड़ी घर दे विच इलैक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है थर्मल पावर प्लांट तो आ रही है, जां फिर जिहड़े ते हुण
कह लो कि जिन्हों का घर तो बठिंडे ਜਾਂ मतलब थर्मल पावर प्लांट के कोल है ਜਾਂ पठानकोट वाली साइड से आ उन्हों का चलो अलग चीज़ है ਜਾਂ मतलब होर किते आ जिन्हों का मतलब घर जनरेटिंग स्टेशन के लागे वो तो कह देंगे ठीक है जी साढ़े तो लागे आ बट कईयां नूं जिहड़ी इलैक्ट्रिकल एनर्जी आ वो 150-200 किलोमीटर दूरों मिलती पई है क्योंकि प्लांट जिहड़े वो फेवरेबल प्लेस के उत्ते हुंदे आ जिथे सानूं मतलब कह लो कि जगह सस्ती मिले आपां सारियां कंसीडर करनियां हुंदियां ना चीज़ां। हुण स्किन इफैक्ट की आ कि जदों जनरेटिंग स्टेशन तो करंट गया लोड सेंटर वाल कित्थों गया जनरेटिंग स्टेशन हुण आपां इहनूं थोड़ा जिहा कर लईए कंडक्टर का साइज़ वड्डा कर लईए ये कंडक्टर का साइज़ कंडक्टर है दिखदा पिया दी टेंडेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट टू कॉन्सनट्रेट नियर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज नोन एज स्किन इफैक्ट। स्किन इफैक्ट की होया जो करंट फ्लो करेगा जनरेटिंग स्टेशन तो लोड सेंटर वाल आउंदे आ वो मतलब सारे जिहड़ा इहदा क्रॉस सैक्शनल एरिया वा ये सारे दे विचों नहीं फ्लो करेगा वो की करेगा स्किन के लागे लागे फ्लो करेगा जिहड़ा मतलब उपरला सरफेस है ना उत्थे करंट ज़्यादा फ्लो करेगा कंडक्टर दे विचों करंट नहीं फ्लो करेगा उन्होंने की कहते हैं स्किन इफैक्ट जदों करंट कंडक्टर दे विचों मतलब सेंटर दे विचों फ्लो करने की बजाय उहदे सरफेस दे उत्तों फ्लो करे उहदी स्किन सरफेस उहदा स्किन ही हो गया ना जे साडी जिहड़ी बॉडी है जिहड़ा सरफेस उपरली सतह है शरीर दे उहनूं आपां स्किन कहने आ ते इहदे भी स्किन दे उत्ते करंट फ्लो करना मतलब बाहरी सरफेस दे उत्ते करंट फ्लो करना शुरू कर दिंदा है उहनूं की कहंदे ने स्किन इफैक्ट की कहंदे ने स्किन इफैक्ट क्लीयर। नैक्सट फैक्टर अफैक्टिंग स्किन इफैक्ट हुण किहड़े फैक्टर ने जिहड़े इफैक्ट करते हैं सब तो पहला नेचर ऑफ मटीरियल दी नेचर दे उत्ते करनगे दूजी गल डायामीटर ऑफ वायर जेकर डायामीटर वधेगा तो स्किन इफैक्ट भी इनक्रीज होएगा इंक्रीजेज विद द डायामीटर ऑफ वायर इंक्रीजेज विद द डायामीटर ऑफ वायर क्लियर। शेप ऑफ वायर का मतलब की आ कि स्ट्रैंडेड है स्ट्रैंडेड का मतलब की आ छोटिया छोटिया तारां करके आपां उन्होंने लपेटता एक कंडक्टर बना लिया है ठीक है। सॉलिड का मतलब की आ कि वो पूरे का पूरा ही मतलब कंडक्टर ही आपां एक ही कंडक्टर है ठीक है जिदा मतलब एक फेज है जे तो उहदे विच बरीक तारां हैगियां ने मतलब छोटी छोटिया पतले पतले कंडक्टर है मतलब स्ट्रैंडेड है जेकर सॉलिड है मतलब कोई नहीं है एक ही है कंडक्टर तो वह सॉलिड है। हुण जिहड़ा शेप ऑफ वायर की जे आपां गल करिए लैसर फॉर स्ट्रैंडेड कंडक्टर दैन सॉलिड कंडक्टर दैन सॉलिड कंडक्टर क्लीयर हो गया ना कि सॉलिड कंडक्टर दे विच स्किन इफैक्ट ज़्यादा होएगा स्ट्रैंडेड कंडक्टर दे कंपैरेटिवली। हुण तुसीं PVC तार है तुहाडे घर उन्होंने तुसीं देखो छेल के वेखियो उहदे च निक्कियां बरीक बरीक तारां निकलदियां ने वो की है स्ट्रैंडेड है उन्होंने कहंदे स्ट्रैंड ठीक है। जो कोई कंडक्टर छोटिया छोटिया तारां नूं मिला के बनता है तो उन्होंने कहंदे ने स्ट्रैंडेड कंडक्टर। फ्रिक्वेंसी कहंदे वधन दे नाल मतलब फ्रिक्वेंसी वधन दे नाल स्किन इफैक्ट भी वधेगा इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन फ्रिक्वेंसी इंक्रीज विद द increase in frequency increases with the increase in frequency with the increase in frequency ओके। हुण फ्रिक्वेंसी वधन दे नाल जेकर स्किन इफैक्ट इंक्रीज हो रहा है फिर DC वास्ते स्किन इफैक्ट कितना आएगा 0 क्योंकि DC की फ्रिक्वेंसी नहीं होंगी ਇਹਦਾ मतलब DC ਦੇ ਵਿੱਚ स्किन इफैक्ट नहीं होएगा DC च स्किन इफैक्ट नहीं होएगा क्लीयर हो गया पता चल गया ना। फैक्टर किहड़े इफैक्ट करते हैं स्किन इफैक्ट नूं नेचर ऑफ मटीरियल डायमीटर ऑफ वायर शेप ऑफ वायर एंड फ्रिक्वेंसी ओके। नैक्सट है प्रॉक्सिमिटी इफैक्ट। हुण दो कंडक्टर ने एक आ कंडक्टर है एक आ कंडक्टर है दो कंडक्टरां दी आपां गल करदे पे हुण ਆਪਾਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ।
बट हुंदा की है, करंट जिहड़ा वा किसी भी कंडक्टर दे विच डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपरली नहीं हुंदा। जो दो या दो तो वध, ये आपां ओहदी गल करदे पे जो दो या दो तो वध कंडक्टर जिहड़े लागे लागे ने, जिद्दां हुण ए कंडक्टर है ते बी कंडक्टर है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है करंट दो फ्लो कर सकता दो तरीकों के नाल, जां तां सेम डायरैक्शन च फ्लो करेगा, ठीक है, इक्को डायरैक्शन च फ्लो करता पाया, जां ओपोजिट डायरैक्शन दे विच फ्लो करेगा। ओपोजिट डायरैक्शन दे विच एक करंट उपर नूं फ्लो करता पाया, एक हेठां नूं फ्लो करता पाया। उस केस दे विच की हुंदा है जिहड़ा करंट है वो एक साइड ते कॉन्सनट्रेट हो जाएगा। मतलब आप जो सिंपल कह लीए कि नॉन यूनीफॉर्म कह लो कि नॉन यूनीफॉर्मली मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट होएगा करंट, कि मतलब सारे कंडक्टर दे विच करंट जिहड़ा सेम नहीं फ्लो करेगा, ठीक है। डेफिनेशन दे नाल फिर मैं तुहानूं नैक्सट दस दिना, द फ्लक्स सेटअप बाय द बाय करंट कैरिंग कंडक्टर, फ्लक्स सेटअप बाय द नियर बाय हुण इस फ्लक्स दी इस कंडक्टर दे विच जिहड़ी फ्लक्स सेटअप होंदी है इस कंडक्टर करके, ठीक है। द फ्लक्स सेटअप बाय द नियर बाय करंट कैरिंग कंडक्टर अफेक्ट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इन दी कंडक्टर, ठीक है। इस कंडक्टर करके जिहड़ी फ्लक्स सैटअप हुई आ इह च ओह प्रॉपरली करंट नूं डिस्ट्रीब्यूट नहीं होण देगी, ठीक है। दिस इफैक्ट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमिटी इफैक्ट, इहनूं की कहंदे ने प्रॉक्सिमिटी इफैक्ट। होर समझ लैंदे आपां डीपली थोड़ा जिहा होर। मान लो आ दो कंडक्टर ने ए ते बी, हुण दोनां दे विच करंट इक्को डायरैक्शन दे विच फ्लो करदा पिया। हुण जिहड़ा करंट है वो इस तरीके दे नाल मतलब इन्हां दोवां साइडां दे उत्ते ज़्यादा कॉन्सनट्रेट करेगा, विचकार इत्थे करंट नहीं फ्लो करेगा। पता चल गया ना कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं ना होया सारे कंडक्टर दे विच करंट इक्वल, ठीक है। तो जेकर इन्हां दी डायरैक्शन ओपोजिट है, हुण ये कंडक्टर ए आ ते ये कंडक्टर बी आ, ये फिर की आ ये इस साइड दे उत्ते कॉन्सनट्रेट कर देगा करंट ज़्यादा, ठीक है। जिहड़ा मैं डार्क शेड शो करता पाया वां, डार्क शेड दे विच करंट डेंसिटी शो करता पाया वां कि जेकर करंट लागे हुण दो कंडक्टर ना, इहदे करके की होया करंट जां ते जेकर अलग अलग डायरैक्शन दे सेम डायरैक्शन दे विच करंट फ्लो करेगा तो फिर की होएगा करंट ज़्यादा इस डायरैक्शन इत्थे आ जाएगा, ठीक है। करंट दे कंडक्टर दे इस हिस्से दे विच ज़्यादा करंट आ जाएगा, तो जेकर ओपोजिट डायरैक्शन दे विच फ्लो करता पाया तो फिर करंट ज़्यादा इस मतलब कंडक्टर दे इस हिस्से दे विच आ जाएगा। ओके, इनू की कहांगे प्रॉक्सिमिटी इफैक्ट कहांगे। की कहांगे इनू? प्रॉक्सिमिटी इफैक्ट। नैक्सट आ गया ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर्स। ट्रांसपोजिशन, ट्रांस नू वख विखीए ते पोजीशन नू वख विखीए। ट्रांसपोजिशन की हुंदा है कि जिहड़ा साडा कंडक्टर है, ठीक है, जिहड़ी आपां इलैक्ट्रिकल एनर्जी नू ट्रांसमिट करदे आ वो तीन कंडक्टरां दे नाल करदे आ, 1 2 3। हुण इन्हां दोवां दे विच कैपेसिटेंस जिहड़ी आ होर तरीके दी होएगी, इन्हां च कैपेसिटेंस जिहड़ी आ अलग होएगी, ते जिहड़े तीजा कंडक्टर है वो अर्थ दे नाल करदा पिया है, ते आ भी जिहड़ा कंडक्टर है उपर इधर एयर है। हुण विचकारले कंडक्टर दे विच इहदे नाल की होएगा कि तुसीं ये देखो कि की चक्कर पएगा, जिहड़े लॉसिस होणगे वो अनसिमैट्रिकल हो जाणगे। किसी कंडक्टर दे विच ज़्यादा लॉस ने, किसी कंडक्टर दे विच ज़्यादा घट लॉस ने, तो ये नाल की होएगा जिहड़ा मतलब ये पैरामीटर्स ने वो सारे की होणगे इररेगुलर हो जाएंगे, ठीक है। द इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस ऑफ ईच फेज विल बी डिफरेंट व्हेन कंडक्टर ऑफ 3 फेजेस लाइन आर स्पेस्ड इररेगुलरली। इस चीज़ को खत्म करने वास्ते आपां की करते हैं, कुछ डिस्टेंस तो बाद मान लो 1 किलोमीटर आपां की करते हैं, जिहड़ा साडा पहले नंबर वाला कंडक्टर हुंदा उहनूं दूजे नंबर ते लै आईदा वा, दूजे वाला तीजे ते लै आईदा, ते तीजे वाला पहले ते लै जाईदा। फिर वो 1 किलोमीटर तक इस तरह ही खड़ीदा वा। मतलब की आ जिहड़े 3 फेज तुसीं देखदे पे जे टावर दे उत्ते, टावर ते एक डिस्टेंस तो बाद, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तो बाद आपां की करदे आ उन्हां कंडक्टरां दी पोजीशन नूं चेंज कर दिंदा वा। उन्हां कंडक्टर दी पोजीशन नूं चेंज कर दिंदे आ, उहनूं की कहंदे ने, उहनूं कहंदे ने ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर्स। ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर्स, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द कंडक्टर्स ऑफ 3 फेज ओवरहेड लाइन एट रेगुलर डिस्टेंस इन ऑर्डर टू मेक द लाइन कॉन्स्टेंट। लाइन कॉन्स्टेंट मैं पहले दसे किहड़े ही, रजिस्टेंस, कैपेसिटेंस ते इंडक्टेंस ऑफ 3 फेजेस सिमिट्रिकल। इन्हां नूं सिमिट्रिकल बनाउण वास्ते, सिमिट्रिकल दा मतलब हुंदा 3 फेजां च बराबर रहन, इज कॉल्ड
ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर्स, इनू की कहते हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर्स। हुण इहदे विच जे कांस्टेंट की गल करिए रजिस्टेंस ते कोई इफैक्ट नहीं आ, इंडक्टेंस ते कैपेसिटेंस जिहड़े ने उन्हां नूं सिमेट्रिकल करना हुंदा है, ठीक है। फिर कुछ डिस्टेंस तो बाद की होया, मान लो ये ए आ, ये बी आ, ये सी आ। हुण इत्थे ए जिहड़ा वा वो ए आ, ये बी आ ते ये सी आ। फिर कुछ डिस्टेंस तो बाद की होया कि आ लास्ट ते आ गया, इनू दूजे नंबर ते लै गए, इनू पहले नंबर ते लै गए। ओके, हुण ए वाला सब तो हेठां आ गया, पहला सब तो उपर ही। फिर उस तो बाद ये किहड़ा सी वाला आ गया इत्थे, ते ये की है बी। हुण सारिਆਂ दी पोजीशन चेंज हो गई ना, पहला अर्थ दे नाल सी ही, फिर बी होया, हुण ए हो गया। मतलब इस तरह की आ कि आपां कांस्टेंट नूं सिमेट्रिकल बनाउण वास्ते, कांस्टेंट जिहड़े ट्रांसमिशन लाइन दे कांस्टेंट नूं सिमेट्रिकल करन वास्ते जां बनाउण वास्ते आपां की करदे आ, कुछ डिस्टेंस तो बाद जिहड़े कंडक्टर्स दे पोजीशन नूं चेंज कर दईदी है। लाइन कंडक्टर्स दे जिहड़े कंडक्टर्स हुंदे ने उन्हां दी पोजीशन नूं चेंज कर दिंदे आ। इहनूं की कहंदे ने ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर्स। क्लीयर। नैक्सट आ गया परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइनस, ठीक है। हुण तीन तरह दी लाइनस हुंदियां ने, एक साडे कोल हुंदी है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। हुण शॉर्ट ट्रांसमिशन किहड़ी लाइन होएगी, जिहड़ा डिस्टेंस जिहड़ी लेंथ कह लो, ठीक है, से लेंथ 60 किलोमीटर तो घट है, ठीक है। इत्थे मैं लिख देना बिलो 60 km नंबर एक, तो जिहड़ी इहदी वोल्टेज है, वोल्टेज नूं आपां V लिख दिंदे आ। वोल्टेज जिहड़ी है वो 20 kV तो घट है, 20 kV तो घट है, 20,000 वोल्ट तो घट है। लो जां इहनूं बिलो लिखते हैं, ठीक है, बिलो 20 kV। उस लाइन नूं आपां की कहांगे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइनस। उन्हां लाइनस नूं की कहांगे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइनस। हुण इहदे विच जदों आपां इहदे लॉसिस कैलकुलेट करने आ, इहदे विच रजिस्टेंस ते इंडक्टेंस दोनों चीज़ां ही कंसीडर करांगे, रजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। क्लीयर। उस तो बाद आ गई मीडियम ट्रांसमिशन लाइनस। मीडियम दे विच जिहड़ा डिस्टेंस हुंदा वा, जिन्हों आपां लेंथ कह लईए, लेंथ हो जाती है 60 तो 150 किलोमीटर, ठीक है। 60 तो लैके 150 किलोमीटर की विचली लाइन लवांगे मीडियम ट्रांसमिशन लाइनस दे विच, ते जिहड़ी वोल्टेज लवांगे V, वो लवांगे 20 kV तो लैके 20 kV तो लैके 100 kV तक, 100 kV तक। इहदे विच रजिस्टेंस, इंडक्टेंस, L ते कैपेसिटेंस तिन्नां चीज़ां नूं कंसीडर करांगे जदों आपां इहदी लाइन दे कह लो कि परफॉर्मेंस नूं कैलकुलेट करना है। ओके, समझ लग गई कि इहदे विच कैपेसिटेंस भी लैनी है आपां। नैक्सट आ गई लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन हुंदी आ अबव, लेंथ जिहड़ी होएगी अबव 150 किलोमीटर, ठीक है, ते वोल्टेज हो जाएगी अबव 100 kV। उन्होंने क्या 100 kV, उन्होंने की कह देंगे आपां लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। पता लग गया ना किद्दां आपां कैटेगराइज कीता होया वा, किद्दां आपां क्लासीफाई लाइन नूं कीता होया, डिस्टेंस ते वोल्टेज के हिसाब नाल। लेंथ कितनी है लाइन दी ते वोल्टेज कितनी है। ओके, ते इहदे विच भी RLC मतलब तीनों चीज़ां कंसीडर होणगियां। क्लीयर हो गया। चलो नैक्सट है वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन की हुंदी है द राइज इन वोल्टेज एट द रिसीविंग एंड व्हेन राइज का मतलब होंदा वधना, समझते पे जे ना। द राइज इन द वोल्टेज एट द रिसीविंग एंड व्हेन लोड इज थ्रोन ऑफ, जो लोड नूं आपां एकदम बंद करता है, वोल्टेज कितनी वधी रिसीविंग एंड दे उत्ते। द सेंडिंग एंड वोल्टेज रिमेनिंग सेम, सेंडिंग एंड वोल्टेज जिहड़ी वो सेम है, इज कॉल्ड वोल्टेज रेगुलेशन। फिर एक बारी तुहानूं मैं रिपीट कर दिंदा वां, बड़ी आसान जी चीज़ है। जदों लोड नूं असीं थ्रोन ऑफ कीता, लोड नूं असीं डिसकनैक्ट करता है जां लोड जिहड़ा बंद करता है, उस तो बाद रिसीविंग एंड वोल्टेज दी रिसीविंग एंड वोल्टेज कितनी वधी, उन्होंने की कहंदे ने वोल्टेज रेगुलेशन। वधनी नहीं ना चाहिए, सेम रहनी चाहिए है, टर्मिनल वोल्टेज सेम रहनी चाहिए है, बट जे वधदी पई इट मीनस वोल्टेज रेगुलेशन जिहड़ी आ वो पुअर हो रही है। क्यों वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब होंदा चेंजेस नहीं होने चाहिए। जे सेंडिंग एंड वोल्टेज ते रिसीविंग एंड वोल्टेज दे विच चेंजेस आ रहे, इट मीनस जिहड़ी वोल्टेज रेगुलेशन ठीक नहीं है।
ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, परसेंटेज रेगुलेशन कह दो, ठीक है, इज इक्वल टू सेंडिंग एंड वोल्टेज माइनस रिसीविंग एंड वोल्टेज डिवाइडेड बाय रिसीविंग एंड वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। एक ही है वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला, वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करूंगा। ओके, नैक्सट आ गया एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन। एफिशिएंसी का मतलब की समझते जी तुम? एफिशिएंसी का मतलब होंदा वा जिहड़ी पावर असीं रिसीविंग एंड ते रिसीव कीती, पावर रिसीव्ड एट दी रिसीविंग एंड टू दी टू का मतलब होंदा डिवाइड कर दो उस चीज़ नूं। पावर रिसीव्ड प्लस लाइन लॉसिस, पावर रिसीव्ड प्लस, क्योंकि लाइन दे विच भी कोई ना कोई एनर्जी लॉस्ट होई ना, लाइन लॉसिस, ठीक है। एक ही आ जाएगी साडी एफिशिएंसी, ठीक है, एक ही ये एफिशिएंसी है। द रेशियो ऑफ पावर रिसीव्ड एट द रिसीविंग एंड टू द पावर सप्लाइड एट द सेंडिंग एंड ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इज कॉल्ड इट्स ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, ठीक है। जो आप दोनों प्लस कर देंगे ना, ये पता कि इक्वल आ जाएगी, पावर रिसीव्ड इज प्लस लाइन लॉसिस इज इक्वल टू, एक इक्वल होंगे ने सेंडिंग एंड पावर दे, ठीक है। सेंडिंग एंड पावर जी सानू पावर उतों सेंड हुई है, ठीक है, रस्ते लॉस ही होए ना, आप लॉस ही ऐड किए रिसीव्ड पावर दे विच, ते वो सेंडिंग एंड वोल्टेज बन जाएगी, सेंडिंग एंड पावर, सॉरी पावर बन जाएगी। क्लीयर? एफिशिएंसी भी। इफेक्ट ऑफ लोड पावर फैक्टर ऑन रेगुलेशन एंड एफिशिएंसी, के पावर फैक्टर का की इफेक्ट पएगा रेगुलेशन के उत्ते। पावर फैक्टर वैसे बड़ी खतरनाक चीज़ आ इंडस्ट्री के, जेकर आप पॉइंट ऑफ व्यू तो गल करिए तो पावर फैक्टर नूं यूनिटी के करीब रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो लॉसिस वध जाते हैं। हुण इत्थे भी यही चीज़ां ने, ठीक है। तो जेकर लोड इंडक्टिव है, ठीक है, रेगुलेशन की गल करिए, जेकर लोड इंडक्टिव है, ठीक है, उस केस दे विच की होएगा, वोल्टेज रेगुलेशन बढ़ेगी, वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द लाइन इंक्रीजेस, वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द लाइन इंक्रीजेस क्लीयर। तो जे तो ये नाल की होया, जेकर वोल्टेज रेगुलेशन वधी, ठीक है, तो इंडक्टिव लोड ही, इंडक्टिव लोड दे करके की है, वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द लाइन इंक्रीजेस विद डिक्रीज पावर फैक्टर, क्योंकि इंडक्टिव लोड दे नाल जिहड़ा पावर फैक्टर है पुअर होना है, ठीक है। इंडक्टिव लोड दे नाल पावर फैक्टर घटदा है विद द डिक्रीज इन पावर फैक्टर, डिक्रीज इन पावर फैक्टर, क्लीयर। जे कैपेसिटी वे, कैपेसिटी दे विच भी जिहड़ी आ वोल्टेज रेगुलेशन जिहड़ी आ वो जिहड़ी डिक्रीज होएगी कैपेसिटी दे विच, ठीक है। इत्थे इंक्रीज हो रही है वोल्टेज रेगुलेशन, कैपेसिटी दे केस दे विच जिहड़ी वोल्टेज रेगुलेशन वा वो डिक्रीज होएगी विद डिक्रीज इन पावर फैक्टर, क्योंकि कैपेसिटी दे जिहड़ा पावर फैक्टर घटेगा ना, उहदे नाल की होएगा, मतलब पावर फैक्टर घटदा पिया है, वो नैगेटिव च हो जांदा है। ओके, ठीक है। तो जेकर इंडक्टिव लोड है, इंडक्टिव लोड दे विच जिहड़ी वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव होएगी, तो कैपेसिटिव दे विच जिहड़ी वोल्टेज रेगुलेशन आ वो नैगेटिव होएगी। इहदे नाल रिलेटेड जिहड़ा क्वेश्चन जिहड़ा वो आ जांदा है, क्योंकि इंडक्टिव दे केस दे विच की हुंदा कि जिहड़ी सेंडिंग एंड वोल्टेज आ वो रिसीविंग एंड वोल्टेज नालों हमेशा ज़्यादा रहेगी, मतलब रिसीविंग एंड जिहड़ी वोल्टेज है वो घट होएगी सेंडिंग एंड वोल्टेज नालों। बट कैपेसिटिव दे केस च की होएगा, लोड दे केस दे विच की होएगा, रिसीविंग एंड वोल्टेज जिहड़ी आ वो सेंडिंग एंड वोल्टेज नालों वध जाएगी, जिहदे करके उहदी वोल्टेज रेगुलेशन नैगेटिव हो जाएगी। क्लीयर? नैक्सट की इफेक्ट ऑफ पावर फैक्टर ऑन ट्रांसमिशन एफिशिएंसी। ये भी हुण वेखो ना कि पी के इक्वल होंदा वी आई कॉस फाई, तो आई के इक्वल आ गया, आई आ गया पी वी कॉस फाई दे। हुण वेखो पावर फैक्टर जिहड़ा वा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है करंट दे, जेकर पावर फैक्टर घटेगा तो करंट वधेगा, जे करंट वधिया
ਤੇ ਲੌਸਿਸ ਵਧੇ, ਤੇ ਲੌਸਿਸ ਵਧੇ ਤੇ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਘਟੀ। ਓਕੇ, ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੰਟ ਇਫੈਕਟ। ਉਹ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਐਂਡ ਵੋਲਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੈਂਡਿੰਗ ਐਂਡ ਵੋਲਟੇਜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਐਂਡ ਵੋਲਟੇਜ ਸੈਂਡਿੰਗ ਐਂਡ ਵੋਲਟੇਜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰੰਟ ਇਫੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ। ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਫੀਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਮੇਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਫੀਡਰ ਕੀ ਹੈ, ਫੀਡਰ ਦਾ ਅਕਸਰ ਨਾਂ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ PSPCL ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਫੀਡਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੈਸੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ JEE ਦੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨਾ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਫੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਲਾਈਨਮੈਨ ਭਰਤੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੀਡਰ ਨਾਂ ਦਾ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਅਜੇ ਆ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਮੀਨਸ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣੋਗੇ, ਬਟ ਫੀਡਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਫੀਡਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੀਡਰ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਕਸਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਵਾ ਫੀਡਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੀਡਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਏ। ਫੀਡਰ ਹੁਣ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਫੀਡਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਆਹ ਹੈਗਾ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਪਿੱਛੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਐਨਰਜੀ ਆਈ, ਆਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ 66/11 kV ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ। 11 kV ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬੱਸ ਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ 4-5 ਏਰੀਏਜ਼ ਨੂੰ, 5 A B C ਤੇ D ਤੇ E, 5 ਪਿੰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ABCD, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ 5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੀਡਰ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਫੀਡਰ। ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਏ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਪਈ ਏ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੀਡਰ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ? ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜੋੜਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਫੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਫੀਡਰ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 11 kV ਨੂੰ 440 ਵੋਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ, ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, 440 ਵੋਲਟ ਤੇ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਆਪਾਂ 4 ਤਾਰਾਂ ਤੇ 3 ਫੇਜ਼ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਆ। 3 ਫੇਜ਼ ਤੇ 4 ਤਾਰਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਨਾ। ਜਿਹਨੂੰ 3 ਫੇਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ 3 ਫੇਜ਼ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਫੇਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਟੈਪਿੰਗਸ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਪਿੰਗਸ ਮਤਲਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਰ ਵੀ ਜੋੜਨੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਮੇਨਸ। ਕਲੀਅਰ? ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਨਿਕਲੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਜਾਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜੋੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੀਡਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਅੱਗੇ ਲਾਈਨ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ। ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਅਲਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੀਟਰ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, 1 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਪਲਾਈ ਚਲ ਗਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ? ਸਰਵਿਸ ਮੇਨਸ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਤੋਂ ਉਸ ਅਲਮੀਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ? ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ? ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਏ। ਓਕੇ, ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਔਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪਣਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। AC ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੰਬਰ 2 ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਫੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ 440 ਵੋਲਟ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਇਹ ਹੋਏਗੀ 11 kV। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣੀ ਆ, ਇਹ ਹੋਏਗੀ 440/220 ਵੋਲਟ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਟੇਜ ਹੋਏਗੀ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ DC ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਹੁਣ DC ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਬਹਿਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? DC ਜਾਂ ਤਾਂ 2 ਵਾਇਰ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, 2 ਵਾਇਰ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ 3 ਵਾਇਰ ਸਿਸਟਮ, 3 ਵਾਇਰ ਸਿਸਟਮ, 3
ਵਾਇਰ ਸਿਸਟਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 3 ਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਰ ਕੰਡਕਟਰ ਹੋਣਗੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਰ ਕੰਡਕਟਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ 2 ਵਾਇਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੰਡਕਟਰ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੰਡਕਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡੀਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇਚਰ ਦਾ ਕਰੰਟ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਕੀਮਸ ਆਫ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੇਡੀਅਲ ਸਿਸਟਮ, ਰਿੰਗ ਮੇਨ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਡ ਸਿਸਟਮ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਰੇਡੀਅਲ ਸਿਸਟਮ। ਰੇਡੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਐਸ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡੀਸੀ ਤੇ ਏਸੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਸ ਸੇਮ ਹੀ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਏਸੀ ਕਿ ਡੀਸੀ ਆ ਫੀਡਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਗਾਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਏਸੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਡੀਸੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਆ ਫੀਡਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੀਡਰ ਤੇ ਆ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਵਿਸ ਮੇਨਸ ਕੱਢਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰੇਡੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਰੇਡੀਅਲ ਸਿਸਟਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਰੇਡੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਫੀਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਨੂੰ, ਸਿੰਗਲ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਫੀਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਨੂੰ। ਓਕੇ, ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਐਂਡ ਤੋਂ ਹੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਫੀਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਐਂਡ ਤੋਂ ਹੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਫੀਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਆ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕਾਸਟ ਆ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕਾਸਟ ਇਜ਼ ਮਿਨੀਮਮ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕਾਸਟ ਇਜ਼ ਮਿਨੀਮਮ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕਾਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ, ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਨੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਡ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਜਦੋਂ ਫੀਡਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਲਟੇਜ ਘੱਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਰ ਕੀ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਮੰਨ ਲਓ ਫਾਲਟ ਪੈ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ, ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਟਰਨੇਟ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੇਡੀਅਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਰਿੰਗ ਮੇਨ ਸਿਸਟਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਫੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਫੀਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਫੀਡ ਕੀਤਾ, ਆ ਫੀਡਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਫੀਡਰ ਹੈ। ਓਕੇ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫੀਡਰ ਨੂੰ ਘੁਮਾਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਬਣਾਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਐਂਡ ਤੋਂ ਹੀ ਫੀਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ। ਲਓ ਜੀ, ਆ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਹੈ ਤੇ ਆ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਵਿਸ ਮੇਨਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, A B C D ਤੇ E, ਮਤਲਬ 5 ਫੀਡਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 5 ਫੀਡਰ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਫਾਲਟ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਇਧਰੋਂ ਫੀਡ ਹੋਈ ਜਾਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਫੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਸਪਲਾਈ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਫਾਲਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਅਫੈਕਟ ਕੀਤਿਆਂ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਪਲੀ ਜੇਕਰ ਫਾਲਟ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਸਪਲਾਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਫਾਲਟ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਬੰਦ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਫਾਲਟ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਫਾਲਟ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਇੱਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਇਸ ਫੀਡਰ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਡ ਸਿਸਟਮ। ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਡ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਡ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫੀਡਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਸਬਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, 2 ਸਬਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਰਿੰਗ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਾ ਉਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਫੀਡਰ ਆਪਾਂ ਰਿੰਗ ਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਫ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੋਲਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਜੇ ਐਜ਼ ਪਰ ਇੰਡੀਅਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਰੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਇਹ ±6% ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੋਲਟੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 230 ਵੋਲਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ,
ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 216 ਹੋ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 244 ਹੋ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਵੋਲਟੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਾ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੋਲਟੇਜ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਵੇ ਉਨੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਏਸੀ ਲਵਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਏਸੀ ਤੇ ਲਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵੇ। ਰਿਲਾਇਬਿਲਿਟੀ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਰਿਲਾਇਬਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਫੀਡਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਇਨ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ। ਹੁਣ ਫੀਡਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫੀਡਰ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ। ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ, ਕਲੀਅਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ +-6% ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪ। ਇਹ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ।